बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। इस वक्त आप जानते हैं कि 18 अप्रैल को पहला मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा अगर बारिश ना हुई। अब सबसे पहला सवाल जो है, सारे वीलॉगर्स भी यही सवाल करते हैं, नाकदीन भी यही सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस 11 के ख़िलाफ़, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ कौन सी टीम मैदान में उतारेगी। इस पर तीन किस्म की राय पाई जाती हैं। एक राय यह है कि फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाना चाहिए, दूसरी राय यह है कि नए लड़कों को मौका देना चाहिए, और तीसरी राय है कि मिली जुली टीम खिलानी चाहिए, कुछ सीनियर प्लेयर्स खिलाने चाहिए, कुछ पुराने खिलाड़ी खिलाने चाहिए। और इन तमाम आरा की वजह से हम ये समझते हैं, इसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है उसको लोगों ने सी टीम करार दिया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में जो टीम आई है, क्या आप उन्हें सी टीम कहेंगे? इसके जवाब में मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूँ। एनालिसिस ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने 17 रुकनी टीम का ऐलान किया है। इस 17 रुकनी टीम में 11 लोग जो हैं वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, यानी खेलेंगे, और बाकी जो 6 लोग हैं वो डग आउट में बैठेंगे, और 5 खिलाड़ी जो हैं वो रिज़र्व्स में बैठे हुए हैं, यानी ट्रैवलिंग रिज़र्व्स के नाम से उनको जाना जाता है। तो गोया ये 22 रुकनी टीम है जिसमें से 11 खेलेंगे, 6 जो हैं वो बेंच पे बैठेंगे, 5 जो हैं वो रिज़र्व्स में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेइंग 11 है ये हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस प्लेइंग 11 ने सारी उम्र खेलना है, क्या रिप्लेसमेंट नहीं होनी? और एक अंदाजे के मुताबिक वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की इस 11 में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी, बहुत सारे सीनियर्स जो हैं वो छोड़ जाएंगे, और फिर उनकी जगह फिल करने के लिए यही जो डग आउट में लोग बैठे हुए हैं वो, और वही लोग जो रिज़र्व में खेल रहे हैं वो लोग, ये लोग शामिल होंगे, तो ये टीम फिर 11 बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टीम को आप सी टीम नहीं कह सकते, नेक्स्ट टीम का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन जो प्लेइंग 11 है उसके बाद जो टीम बचती है वो भी टीम का ही हिस्सा होती है। यही सूरत हाल न्यूजीलैंड की है कि न्यूजीलैंड के जितने भी सीनियर्स हैं, और बल्कि बहुत ज़्यादा सीनियर्स हैं, वो इस टीम को जब छोड़ेंगे तो ये जो टीम पाकिस्तान आई हुई है इसी ने उसका हिस्सा बनना है। इसलिए आप इसको सी टीम ना कहें। ये क्वालिटी में, ये क्वांटिटी में और ये कारकर्दगी में बिल्कुल उतने ही अहम और उतने ही ज़बरदस्त है जितने कि इनके सीनियर्स मेंबर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम क्या हो सकती है। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो कल 11 खेलने जा रही है उसमें बाबर आजम साइम अयूब के साथ ओपन करेंगे, दूसरे नंबर पर रिजवान आएंगे, तीसरे नंबर पर उस्मान खान खेलेंगे, और चौथे नंबर पर फ़खर जमान को खिलाया जाएगा। उसके बाद इफ्तिखार अहमद की जगह पक्की है, फिर अमाद वसीम और शादाब खान खेलेंगे, और उसके अलावा शाहीन शाह, नसीम शाह और आखिर में मोहम्मद आमिर इस टीम का हिस्सा होंगे। जबकि जो डग आउट में टीम बैठेगी वो अब्बास अफरीदी होंगे, मोहम्मद इरफान खान होंगे, और ज़मान खान होंगे, इब्रार अहमद, उसामा मीर, और ज़मान खान के अलावा आज़म खान भी जो है वो वहाँ बैठेंगे। अब इस 11 के अलावा जो रिज़र्व, जिसे आप नॉन ट्रैवलिंग रिज़र्व्स कहते हैं, उनमें हसीबुल्ला खान हैं, मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, साहबजादा फरहान हैं, और सलमान अली आगा, ये लोग जो हैं वो रिज़र्व्स में हैं। अब ये जो 11 मैंने आपको गिनवाई है उसमें से सिर्फ एक नाम है जिस पर तशवीश हो सकती है या जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, और वो नाम फ़खर ज़मान का है। फ़खर ज़मान की बजाय अगर किसी दूसरे को खिलाना पड़े तो मेरा ख्याल दूसरी चॉइस हमारे लिए मोहम्मद आज़म होंगे। अब इस बहस का कंक्लूजन ये है कि ये सीरीज़ जीतना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त तक न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में 10 सीरीज़ खेली जा चुकी हैं, जिसमें से 4 सीरीज़ जो हैं वो न्यूजीलैंड ने जीती हैं, 3 सीरीज़ पाकिस्तान ने जीती हैं, और 2 सीरीज़ बराबर हुई हैं। तो पाकिस्तान को अपनी सीरीज़ की तादाद लेवल करने के लिए एक सीरीज़ का जीतना ज़रूरी है। दूसरा तबसरा मेरा ये है कि IPL का सीज़न इस वक्त पूरे अरूज पर है, और IPL पर इस वक्त जो उंगलियां उठ गई हैं वो बड़ी तशवीशनाक है। हर साल की तरह इस साल भी वहाँ पर करप्शन और घपलों की बात सामने आ गई है। मैं उसकी एक मिसाल आपको दूंगा, और वो मिसाल ये है कि RCB, जिसे आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर कहते हैं, और MI यानी मुंबई इंडियंस जो हैं, इनके बीच में जब मैच हुआ तो इस मैच में जो टॉस हुआ था वो बड़ा मुतनाज़ा हो गया, और वो जो टॉस है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ, और उस को आप कह सकते हैं कि वो टॉस जो है वो फिक्स था। कैसे हुआ? बेईमानी हुई। कैसे हुई? हुआ ये कि जब फाफ डिप्लेसिस टॉस करने के लिए आए तो हार्दिक पांड्या उनके मुखालिफ MI के जो कप्तान हैं वो थे, तो उन्होंने जब टॉस के लिए सिक्का जो है वो आसमान की तरफ उछाला, और जानबूझकर उस सिक्के को काफ़ी दूर फेंक दिया, जैसा कि वर्ल्ड कप में होता था। तो फिर वहाँ से जो उनके अंपायर हैं उन्होंने वहाँ से वो सिक्का जब उठाया तो उन्होंने वो सिक्के का रुख पलट दिया, और MI को, यानी मुंबई इंडियंस को टॉस जितवा दिया। मैच वो बड़ी आसानी से जीत गए रॉयल चैलेंजर्स से, लेकिन जीत की वजह जो है वो टॉस थी। जो पहले खेलता या जो टॉस जीता उसने ही मैच जीतना था। RCB, और उसके बाद इसके 2 दिन बाद एक मैच हुआ RCB का और SRH का, यानी सनराइज़र हैदराबाद का और रॉयल चैलेंजर्स
بنگلور کا، جب یہ میچ ہوا تو دونوں کپتان یعنی فاف ڈی پلیسس اور دوسرے کپتان پیٹ کیمنز جو ہیں وہ ٹاس کرنے کے لیے جب میدان میں گئے تو وہ پویلین سے لے کر پچ تک جب گئے تو اس دوران ان کی آپس میں جو گفتگو ہوئی وہ بڑی تشویشناک تھی۔ اس میں فاف ڈی پلیسس نے پیٹ کیمنز کو یہ بتایا کہ کل کا جو ٹاس ہوا تھا وہ بڑا ہی خطرناک تھا اور بڑا بے ایمانہ عمل تھا، اور ممبئی انڈینز کے کپتان نے بے ایمانی کی ہے اور دور ٹاس پھینک کر تو ہمارے سے ٹاس جیت لیا اور ٹاس جیتنے کے ساتھ ہی وہ میچ جیت گئے۔ اس پر جو پیٹ کیمنز تھے ان کی چہرے کے جو ایکسپریشنز تھے وہ دیکھنے والے تھے اور وہ بڑے پریشان ہوئے، اور ان کو اپنا زمانہ یاد آ گیا جب ورلڈ کپ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ انڈیا جو وہ ہاٹ ٹاس جیت رہی تھی اور ہوتا ہی یہی تھا کہ وہ جو دائرہ ہے اس سے سکہ باہر پھینک دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ دائرے کے اندر ہی پھینکنا ہے، لیکن سکہ باہر چلا جاتا تھا اور وہاں سے جو امپائر اس سکے کو اٹھاتا تھا، اب یہ اس کی مرضی تھی کہ وہ کس کو میچ جتواتے ہیں کس کو میچ نہیں جتواتے۔ آر سی بی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 6 میں سے 5 میچ ہار گئے ہیں اور بڑی بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس وقت وہ شاید آئی پی ایل سے باہر بھی ہونے والے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب تک کے امپائر کے 4 فیصلے ہمارے خلاف گئے ہیں اور بہت سارے ریویوز جو ہیں اس کو انہوں نے کنسیڈر ہی نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ جبکہ دوسرے اینڈ پر ممبئی انڈینز کے جو ہاردک پانڈیا ہے انہوں نے ٹاس جیت کر میچ بھی جیت لیا اور آر سی بی کو اور زیادہ مشکل میں ڈال دیا۔ تو ناظرین، یہ جو پیٹ کیمنز ہیں ان کو یاد آ گیا کہ میں نے بھی اپنے ورلڈ کپ کے سیزن میں میں نے پچ کی تصویر بھی لی تھی اور ٹاس پر بھی میرا فوکس ہوتا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ انڈیا کو ہرا کر فائنل جیت گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں یہ کرپشن کے زمرے میں آتے ہیں، فکسنگ کے زمرے میں آتے ہیں اور گھپلوں کے زمرے میں آتے ہیں، تو آئی پی ایل جو ہے وہ اصل میں گھپلوں کا ہی نام ہے۔ اس کی میں ایک ریزن دوں گا آپ کو، اور وہ ریزن یہ ہے کہ آئی پی ایل کا جو فائنل جیتے گا اس کو انعام میں ملنے والی رقم کی مالیت 20 کروڑ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 10 ٹیمیں یہاں کھیل رہی ہیں اور 10 کی 10 ٹیمیں جو ہیں وہ 20 کروڑ کے لیے ایک دوسرے سے متحارب ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے پر مصروف ہیں۔ انہوں نے میچ جیتنا ہے، فائنل جیتنا ہے اور 20 کروڑ جیتنا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 20 کروڑ رقم ہی ان کے لیے اصل مدعا ہے۔ حالانکہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو سب سے ہیویسٹ کھلاڑی یا سب سے زیادہ جو بولی لگی تھی وہ مچل سٹارک کی لگی تھی، اور وہ لگی تھی 24 کروڑ 74 لاکھ۔ اب ایک ٹیم اپنا ایک کھلاڑی جو ہے وہ تقریباً 25 کروڑ یعنی پاکستان کے 82-83 کروڑ میں خریدتی ہے، ان کے لیے 20 کروڑ کی کیا اہمیت ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پورے ٹورنامنٹ میں اصل رقم جو ہے یا انعامی رقم ہے وہ ہدف نہیں ہے، کیونکہ اس کے بیچ میں جو معاملات ہیں وہاں سے یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں اور یہاں سے کرپشن ہوتی ہے اور یہاں سے یہ اربوں روپے کماتے ہیں، اور یہ جو کمانے والی حرکتیں ہیں وہ ٹاس جیت کر ہو سکتی ہیں، وکٹ چھپا کر ہو سکتی ہے، امپائرز کو ساتھ ملا کر ہو سکتی ہے۔ تو گویا یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی سب سے بڑی پریمیئر لیگ جو ہے وہ اس وقت کرپشن کا شکار ہے، اور وہاں پر 10 جو سرمایہ کار جو ان کے مالکان ہیں، فرانچائزرز ہیں، وہ دوسرے ہتھ کنڈوں سے ہی پیسے کماتے ہیں، اور ان کی اصل آمدنی کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ کرپشن کر سکیں۔ تو اس لیے آپ آئی پی ایل کو کرپشن کا گھر کہہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میری اس رائے سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ بہت اللہ حافظ آپ کے لیے۔